हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज हिंद और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर एटम के नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो आई होप आपने यहाँ तक चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया होगा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने बोहर मॉडल के बारे में सीखा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वैसे बोहर मॉडल, अभी ये भी एक बोहर मॉडल का ही पार्ट है। ठीक है, उस प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने क्या करके आए हैं बोहर मॉडल के बारे में, बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या थे। आज एक और पोस्टुलेट करने वाले हैं बोहर मॉडल का, आज के अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं पोस्टुलेट्स भी। ठीक है, तो अभी तक 3-4 पोस्टुलेट्स किए और आफ्टर दैट रेडियस ऑफ द शेल निकाली अपने हाइड्रोजन एटम के लिए, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम एंड टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम, कंप्लीट सारी चीज़ें की। तो आई होप आपने यहाँ तक बहुत अच्छे से कर लिया होगा। तो थैंक यू सो मच ऐसे सपोर्ट करने के लिए। जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिए। और वीडियो कैसी लगी आपको ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ठीक है, तो थैंक यू वंस अगेन। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज बात करने वाले हैं आप एनर्जी लेवल डायग्राम के ऊपर, हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल डायग्राम के ऊपर। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर अपना लास्ट जो कॉन्सेप्ट था, एनर्जी निकाली थी अपन ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वैल्यू कितनी थी, E = -2π² mk² z² e⁴ क्लियर है। और यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या शो करता था कि इलेक्ट्रॉन बाउंड हुआ है न्यूक्लियस के साथ, उसको वहाँ से अगर निकालना है, अमिट करवाना है तो आपको वहाँ पर एनर्जी चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, तभी वो वहाँ से क्या होगा, एक्साइट होगा। क्लियर है। अच्छा, अगर इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी कितनी निकलेगी फॉर हाइड्रोजन एटम, अपने को पता है कि हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो E क्या आ जाएगा, -2π² mk², Z की वैल्यू तो क्या होगी यहाँ पर 1 होगी, और e⁴ अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं तो इस वे के अंदर E = -2π² mk² e⁴ और इंटू 1/n² लिख दूं मैं। क्लियर है। अच्छा, जब मैं इसको सारे को सोल्व करता हूँ, देखो यहाँ पर अपने सभी के इसकी वैल्यू है अपने पास, है ना। E = 2π की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो 3.14 होल स्क्वायर। ठीक है, m यहाँ पर क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.1 × 10⁻⁻31। ठीक है, k की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास है, ये कितनी 9 × 10⁹ क्लियर है ये बात। ठीक है, और उसका क्या है, होल स्क्वायर, e⁴ मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 की पावर कितनी है बेटे, 4/h²। h कितना है अपने पास, 6.626 × 10⁻⁻34 और इंटू में ये क्या है 1/n² एज इट इज। आगे आप पुट करने वाले हाइड्रोजन के लिए भी n की वैल्यू 1 हो जाती है, पुट करेंगे लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जरूर पुट करेंगे। ठीक है, तो इस सारे को सोल्व करते हैं और एनर्जी अपने को पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से आप और डिवाइड कर दो इसको सारे को। ठीक है, तो अब अपने पास इसको सारे को सोल्व करने पर जो एनर्जी आती है E = -13.6 अपॉन में ये क्या रह गया था, n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है अपने पास एनर्जी का फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो E = -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा, अगर अपने को फर्स्ट लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, फॉर फर्स्ट लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसके लिए अपने को एनर्जी निकालनी है, तो n की वैल्यू क्या होगी उसके लिए 1 पुट कर देंगे।
एन फर्स्ट लेवल ऑफ हाइड्रो एनर्जी लेवल की अब बात करते हैं तो एन क्या होता था, मैंने आपको पहले ही बताया था, एन इंटीजर भी होते हैं और एन को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी लेवल के अगर अंदर अपने को एनर्जी निकालनी है हाइड्रोजन एटम के, तो एन की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई इज इक्वल टू आ जाएगा -13.6 अपॉन 1 स्क्वेयर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए अपने पास जो एनर्जी की वैल्यू आ जाती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए। समझ रहे हो ना कौन सा एनर्जी लेवल, जिसको शेल भी बोला जाता था, जो सबसे ज़्यादा के न्यूक्लियस के क्लोज है। ठीक है, फर्स्ट शेल के लिए एनर्जी कितनी होगी, फर्स्ट शेल की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं सेकेंड एनर्जी लेवल की बात करूं तो n इज इक्वल टू 2, तो E की वैल्यू मान लो ये फर्स्ट के लिए E1, सेकेंड के लिए E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -13.6, और n की वैल्यू यहाँ पर आप कितनी पुट कर दो सेकेंड शेल के लिए, तो n की वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो 2 होल स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा -13.6 बाई 4, तो ये आ जाएगा -3 ओए 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 भाई मेरे कहाँ जा रहा है, तेरा ही है सारा किया धरा, तो ये आ जाएगा 3 कितना 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, थर्ड के लिए E3 के लिए आप क्या कर देंगे, n की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर -13.6 अपॉन 9, तो ये आ जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसके बाद E4 की वैल्यू अगर अपन निकालें तो ऐसे ही एनर्जी लेवल्स के अगर 4 की वैल्यू पुट कर देंगे, 5 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपॉन में 16, तो ये आ जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसके बाद अगर मैं फिफ्थ एनर्जी लेवल की बात निकालूं तो E5, ठीक है, तो वो आ जाएगा -13.6 बाई 5 स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा, देखो आगे जितने भी अपन निकालेंगे ना तो सारे के सारे क्या आएंगे, 0 पॉइंट कुछ आएंगे, 0 पॉइंट ये आ जाएगा 5। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस वे के अंदर आगे आगे पॉइंटों के अंदर निकलते जाएंगे। देखो फर्स्ट E1 फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है वहाँ से सेकंड एनर्जी लेवल के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर गैप जो है वो और कम हो गया, यहाँ पर गैप और कम हो गया, आगे और कम हो गया, तो आगे आगे जब आप बढ़ते जाओगे तो गैप बहुत कम होता जाएगा और एक स्टेज ऐसे आएगी कि ये एनर्जी लेवल्स जो हैं ये एक दूसरे को ओवरलैप करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और अगर मैं nth एनर्जी लेवल की बात करूं तो nth एनर्जी लेवल के लिए, या बोल दूं मैं इन्फिनिटी वाले के लिए, इन्फिनिटी एनर्जी लेवल की बात करूं तो -13.6 अपॉन में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो सबसे अगर मैं इन्फिनिटी पे वाले एनर्जी लेवल की मैं बात करूं तो एनर्जी क्या हो रही है वहाँ पर, 0 हो रही है। तो एक चीज़ यहाँ से आपने और भी ध्यान दिया होगा, सॉरी ये -0.5 तो एनर्जी क्या हो रही है, जैसे जैसे आप लेवल के ऊपर जा रहे हो, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँ तो मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ये फर्स्ट आ गया एनर्जी लेवल, ये सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, फिफ्थ एनर्जी लेवल, तो एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। ये फर्स्ट जो एनर्जी लेवल था इसके पास अगर मैं बात करूं तो कितनी थी, -13.6, उससे फिर बढ़ के कितनी होगी, -1.5, सॉरी कितनी है, 3.4, सॉरी। ठीक है, उसके बाद कितनी होगी, -1.5। तो एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जा रहे हो, ऊपर हायर एनर्जी लेवल के अंदर जाते जा रहे हो, तो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। माइनस के अंदर देखो बेटे क्या हो जाएगी, वैल्यू लास्ट में 0 हो जाएगी। और यही 0 होते ही यही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन का काम करना शुरू कर देते हैं। आगे पकड़ने वाले सेमीकंडक्टर, उसके अंदर भी वैलेंस बैंड होते हैं और कंडक्शन बैंड होते हैं, तब जाके भी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमेशा कंडक्शन का काम करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होती है, एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, वहाँ पर 0 हो जाती है। और ये नेगेटिव साइन होता है कि वो बाइंड हुए हैं न्यूक्लियस के। जितना ज़्यादा नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू होगी वो उतना ही ज़्यादा क्लोज होगा न्यूक्लियस के। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो राइट कर लीजिए। इसके बाद मैं एनर्जी लेवल बनाने वाला हूँ। ठीक है,
हाँ जी, कर दूँ इरेज इसको मैं? हाँ जी, देखिए आगे देखो, इस वे के अंदर ये फॉर्मूला ध्यान रखना, -13.6/n²। तो इस वे के अंदर अगर डायग्राम बनाएं आप इसका, ठीक है, तो इस तरफ हमेशा लेते हैं एनर्जी, ये बिल्कुल जो लास्ट नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। कौन सा? ग्राउंड स्टेट, या फिर इसको बोला जाता है और नॉर्मल स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट या फिर नॉर्मल स्टेट। एन की वैल्यू इसके लिए क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। और एनर्जी की वैल्यू बिल्कुल ग्राउंड स्टेट के लिए कितनी थी? -13.6। एन के लिए एन की वैल्यू जो 1 होती है, एन की वैल्यू 1, फर्स्ट जो एनर्जी लेवल होता है एन की वैल्यू 1 के लिए ग्राउंड, इसकी एनर्जी कितनी आई थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड के लिए कितनी आई थी? -3.4, और लार्ज गैप मिला था आपको, ठीक है, लार्ज गैप मिला था यहाँ पर N2 के लिए। N2 के लिए ये जो एनर्जी अपने को मिली थी कितनी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसके बाद गैप कम हो गया, ये N किसके लिए? 3 के लिए, N3 के लिए गैप कम हो गया, कितना हो गया ये? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर गैप और कम हो गया, है ना, N4 के लिए गैप और कम हो जाता है, तो अपने पास कितनी आ जाती है फिर? -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और गैप नेक्स्ट के लिए गैप और कम हो गया, तो N = 5 के लिए तो वैल्यू कितनी आ गई? -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आगे आगे जब करते जाओगे तो ये गैप क्या होता जाएगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा, और लास्ट में आके ये वैल्यू n इन्फिनिटी के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाती है। क्लियर है ये बात? तो आगे आप करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। तो एक बार राइट कर लीजिए, फिर आगे सीरीज के ऊपर आप बात करते हैं, ठीक है। कर लिया राइट? बना लो, डायग्राम बना लो, ठीक है, हो गया। कर दूं रेज इसको मैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये एनर्जी लेवल डायग्राम तो अपन ने बना दिया इसका, ठीक है। तो अभी लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है, और मैंने आपको बोला था कि बोहर के पोस्टुलेट्स चल रहे हैं। बोहर के पोस्टुलेट जो थे अपने पास, तो उनमें से एक और पोस्टुलेट, जब भी आप बोहर के पोस्टुलेट लिखो तो एक और पोस्टुलेट आज जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो आपने लिखना है, ठीक है। और इसको आप इसका 5th पोस्टुलेट भी कह सकते हो। 5th पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल क्या था? बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। पहले आपने क्वांटाइजेशन कंडीशन की है ना, अब ये बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन है। बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या चीज़ है? मेरा कैमरा तो चल रहा है ना? कहीं ऐसे ही पढ़ाया जा रहा हूँ और कैमरा चल रहा हो? नहीं, कैमरा चल रहा है भाई। हो गया काम, ठीक है। बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या थी, ठीक है, तो इसके ऊपर भी बात करते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल क्या कहता है? बोहर क्या कहता है कि जब एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं हायर स्टेट से लोअर स्टेट के अंदर, देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये ध्यान रखना इसके ऊपर, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। जब N2 होता है तो वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है, जब N3 है तो ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट। आई बात समझ में? ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट होती है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये थर्ड, ये फोर्थ, ये अप टू इस N-1 हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए ना? और ये होती है ग्राउंड स्टेट। नॉर्मल स्टेट को बोला जाता है ग्राउंड स्टेट। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जंप करके हायर एनर्जी लेवल से नीचे एनर्जी लेवल में, तो अगर बोला जाता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो इट मीन्स क्या होगा? N3 से वो N2 वाले शेल में, थर्ड एनर्जी लेवल से वो सेकंड एनर्जी लेवल के बीच में आ रहा है। कंफ्यूज मत होना, फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट जब N की वैल्यू 2 होती है तो इसको बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट।
बच्चे यहाँ पर गलती पता है क्या करते हैं, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ये, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ये, इनको लेके चल पड़ते हैं और वहीं गलत कर देते हैं। तो जो N2 होता है ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है बेटे, और ये ग्राउंड स्टेट होता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस वे के अंदर। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या थी कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर जाता है तो उसकी एनर्जी में क्या आता है, चेंज आता है। तभी तो वो क्या कहता है, एक्साइट होकर जंप करता है ना, एक्साइट होकर या तो ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, तो उसकी एनर्जी में चेंज आएगा तभी तो जाएगा वो। ठीक है, तो जब एनर्जी में जो चेंज आता है E2 - 1 E1, मान लो सेकंड से यहाँ फर्स्ट में आ रहा है, वो सेकंड एनर्जी लेवल से वो फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो उसकी एनर्जी के अंदर कितना चेंज आएगा, उसकी एनर्जी में चेंज आता है जितना एक फोटोन की एनर्जी में के इक्वल होता है। ठीक है, उसकी एनर्जी में कितना चेंज आता है, E2 - E1 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन के इक्वल, इतना चेंज आता है। ठीक है, उसमें से मान लो 10 जूल थी, 10 जूल में से मान लो ये इसमें आया तो उसके पास 7 जूल रहेगी, तो 3 जूल का जो चेंज आया ये सपोज कर लेते हैं फोटोन की एनर्जी के इक्वल हुआ। ठीक है, तो E2 - E1 इज इक्वल टू hν। क्लियर है ये बात? अच्छा, अगर मेरे पास यहाँ पर मैं E1 की वैल्यू निकालूं तो अपने पास जनरल फॉर्मूला क्या था, E का -2π² mk² z² e की पावर 4 अपॉन में n² h², ये फॉर्मूला था। ठीक है, E1 की वैल्यू मैं निकालूं यहाँ पर तो E1 के लिए मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, -2π² mk² z²। z तो देखो हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है, तो z की वैल्यू आप क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो इसको फिर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, e⁴ अपॉन n1² h²। क्लियर है? अच्छा, E2 की वैल्यू जब मैं निकालूं तो बन जाएगा -2π² mk² e⁴ n2² h²। क्लियर है? अब इन दोनों की वैल्यू को जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास क्या बन गया, ये hν इज इक्वल टू E2 की वैल्यू -2π² mk² e⁴ अपॉन n2² h² माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2π²। क्लियर है? mk² e⁴ अपॉन n1² h²। ठीक है। अच्छा, मैं इसको अगर पहले लिख लूँ, इसको मैं बाद में लिख लूँ, कोई फ़र्क नहीं है ना। तो ये ऐसे बन जाएगा hν इज इक्वल टू, जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, 2π² mk² e⁴ बाय h² कॉमन आ रहा है, और अंदर अगर मैं इसको पहले लिख दूँ 1/n1² माइनस 1/n2²। क्लियर है? अच्छा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं न्यू की वैल्यू निकालूँ फ्रीक्वेंसी की, तो न्यू इज इक्वल टू h, इधर मल्टी में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये बन गया 2π² mk² e⁴ और अपॉन में h³ और ये बन जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2²। क्लियर है ये बात? ठीक है, राइट कर लिया, इरेज कर दूं थोड़ा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए, हाँ जी अच्छा, फ्रीक्वेंसी का स्पीड ऑफ लाइट के साथ एक रिलेशन होता है। ठीक है, क्या रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी का स्पीड ऑफ लाइट के साथ? तो अब वो कहते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। सी इज इक्वल टू क्या होता है, सी इज इक्वल टू होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल हो जाती है, सी बाय लैम्डा के। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, सी बाय लैम्डा के। इस फ्रीक्वेंसी को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नाउ सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2π² mk² e⁴ बाय h³ इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²।
ठीक है। और 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा सी इधर मल्टी में तो इधर आया तो डिवाइड में 2 पाई स्क्वेयर एम के स्क्वेयर ई रेस्ट पावर 4 बाय सी एच क्यूब इंटू 1 बाय एन 1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय एन 2 स्क्वेयर। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो सारी टर्म बनती है बेटे अपने पास, देखो पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, स्पीड सी की वैल्यू कांस्टेंट है, एच की वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये सारे की सारी जो वैल्यूज़ होती हैं ये कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इन कांस्टेंट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द सिंबल आर के साथ। तो आर इंटू 1 बाय एन 1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय एन 2 स्क्वेयर, ठीक है। वेयर आर क्या चीज़ होती है इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरफ से। हाँ जी, आर क्या चीज़ होती है, आर को बोला जाता है वेयर, आर क्या चीज़ है, आर इज अ 2 पाई स्क्वेयर एम के स्क्वेयर ई रेस्ट पावर 4 बाय सी एच क्यूब। इसको बोला जाता है आर इज द रेडबर्ग, ठीक है, कांस्टेंट। आर इज अ रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1.0973 इंटू 10 रेस्ट पावर 7 मीटर पर मीटर, ठीक है। 1.0973 इंटू 10 रेस्ट पावर 7 पर मीटर होती है रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। हाँ जी, कर लिया राइट आपने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया अपने पास, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाय एन 1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय एन 2 स्क्वेयर। इनकी वैल्यू सभी की आप वैल्यू पुट कर दो तो ये कितनी आएगी, 1.0973 इंटू 10 रेस्ट पावर 7 पर मीटर आएगी। क्लियर है। अच्छा, अब अपने पास ये फॉर्मूला निकालने के बाद, ये क्यों निकाला अपने फॉर्मूला, क्योंकि क्या होता है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरी एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के अंदर जाता है, तो अपने को एक वेवलेंथ की एक सीरीज मिलती है बेटे, ठीक है। एक वेवलेंथ की क्या मिलेगी, सीरीज मिलेगी, एक कॉन्टिन्यूअस। देखो रदरफोर्ड और बोहर के बीच में ये एक डिफरेंस था, ठीक है। रदरफोर्ड ने बोला था कि आपको कॉन्टिन्यूअस एक सीरीज मिलेगी, एक कॉन्टिन्यूस सीरीज मिलेगी, और बोहर ने बोला कि डिस्क्रीट सीरीज मिलेगी, ठीक है। आप देखते हैं क्या सिस्टम रहता है इसका, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल सीरीज, ये अपने पास फॉर्मूला बन जाता है वेवलेंथ निकालने का। अब अपने पास टोटल 5 सीरीज हैं बेटे यहाँ पर, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम जो बनती है अपने पास, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल सीरीज कौन कौन सी है हाइड्रोजन एटम की, तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज आती है जिसका नाम बोला जाता है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, ठीक है। सेकंड होती है बामर सीरीज, बामर सीरीज। थर्ड होती है पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज, ठीक है। बोर ने ये 3 ही बताई थी, 2 सीरीज की उसने प्रेडिक्शन करी थी और जो बाद में हुई सही निकली और उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला बोर को इसके ऊपर। और फोर्थ होती है ब्रैकेट, ये साइंटिस्ट के नाम है, ब्रैकेट सीरीज़, ठीक है। और फिफ्थ आती है फंड सीरीज़, पी साइलेंट रहता है यहाँ पर, ठीक है, फंड सीरीज़, ठीक है। तो ये सारी सीरीज़ क्या थी देखते हैं और इनको ड्रॉ भी करते हैं अपन, ठीक है। तो अपने पास ये मेन ये फॉर्मूला राइट कर लिया आपने, ठीक है, कर लिया राइट, ठीक है। मैं रेज करने लगा हूँ इसको इधर से। फॉर्मूला ध्यान रखना आप, क्या था फॉर्मूला, ये फर्स्ट n1 के लिए। तो अपने पास 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू क्या चीज़ है, 1 बाय n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय n2 स्क्वेयर, ठीक है। तो अब अपने को सबसे पहले 1 बाय 1 सभी सीरीज के बारे में सीखना है कि कैसे उनकी वेवलेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप बात करते हैं लाइमन सीरीज की, किसकी, लाइमन सीरीज की। अब लाइमन सीरीज क्या होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से
अगर वो ग्राउंड लेवल के ऊपर, फर्स्ट एनर्जी लेवल के ऊपर अगर वो आता है तो उसको बोला जाता है, उस टाइम जो सीरीज मिलती है अपने को, ठीक है, उस स्पेक्ट्रम जो अपने को मिलता है एक सीरीज का, ठीक है, वेवलेंथ स्पेक्ट्रम जो मिलता है उसको अपन बोलते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। तो इसमें लाइमन सीरीज में क्या लिखेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, कहां से आ रहा है, जंप फ्रॉम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किसी से भी एनर्जी लेवल से कहां आ रहा है, टू द फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आता है। मतलब क्या हो गया, n1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और n2 की वैल्यू कितनी है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाए। देखो किस वे के अंदर कि अगर वो सेकंड एनर्जी लेवल से, सेकंड एनर्जी लेवल बोल दूं या मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल दूं, यहां से वो कहां आ रहा है, फर्स्ट के ऊपर आ रहा है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट से भी वो फर्स्ट पे आ रहा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से भी वो फर्स्ट पे आ रहा है। मतलब जितने भी हैं सारे के सारे क्या आ रहे हैं, फर्स्ट पे आ रहे हैं। तो अब जो ये अपने को सीरीज मिल गई, इसको बोला जाता है लाइमन सीरीज। क्या बोला जाता है, लाइमन सीरीज। देखो सारे के सारे ऐसे जंप करके नहीं आते हैं, जितनी एनर्जी का गैप होता है उतनी एनर्जी अगर वो लॉस करते हैं तभी वो आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से, इसमें से यहाँ पर इस लेवल से, सेकंड लेवल से उसने इस लेवल पे आना है, तो कितना गैप होना चाहिए, -13.6 में से माइनस करोगे, ये आप -13.6 में से माइनस करोगे -3.4, ठीक है। तो ये -13.6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3.4, तो ये हो जाएगा 2.01। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब वो एनर्जी लॉस करेगा तभी वो फर्स्ट पे आएगा, ठीक है। और अगर उसको यहाँ से यहाँ आना है तो वो 13.6 में से माइनस जब ये आप प्लस करोगे तो जितनी भी एनर्जी मिलेगी आपको कैलकुलेट करने पे, उतनी अगर वो एनर्जी अपने में से क्या करते हैं, लॉस करते हैं, तब वो यहाँ पहुँच पाएंगे, अदरवाइज वो यहाँ नहीं पहुँचेंगे। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए अपने पास जो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 की वैल्यू तो अपने पास कितनी है, 1 रहेगी हमेशा, और n2 की वैल्यू, सॉरी माइनस में n2 स्क्वायर है यहाँ पर, और n2 की वैल्यू कितनी रहेगी, 2, 3, 4, 5 जो आप पुट करते जाओगे उसके अकॉर्डिंग अपने को उसकी वेवलेंथ मिलती जाएगी कि यहाँ से जब वो यहाँ पे आया तो कितनी वेवलेंथ है, जब वो यहाँ से यहाँ आया तो कितनी वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ आया तो कितनी वेवलेंथ। क्लियर है। तो इस वे के अंदर अपने को वेवलेंथ मिलती जाएगी। अच्छा, इसमें ना एक और भी फिनोमेना पूछा जाता है, एक और वे के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और इस पॉइंट को ना अच्छे से समझ लेना और दिमाग में बिठा लेना। वो पूछेगा कि हाइड्रोजन एटम के अंदर अल्फा सीरीज के लिए वेवलेंथ निकालिए। अल्फा के लिए मतलब क्या होता है, ये जो फर्स्ट होता है ना n2, ये अल्फा की वैल्यू होती है, ये बीटा की वैल्यू, ये गामा की वैल्यू। अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ तो वो डेल्टा की वैल्यू, ध्यान देना इस बात के ऊपर, ठीक है। अल्फा के लिए वैल्यू क्या होती है, अल्फा के लिए n1 के अंदर आपने +1 ऐड करना है। अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, n1 + 1। बीटा की वैल्यू कितनी होती है, n1 + 2। गामा की वैल्यू कितनी होती है, n1 + 3। और डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, n1 + 4। ये ध्यान रखना बेटे, अल्फा के लिए पूछेगा ना तो अल्फा के लिए वैल्यू कितनी है, लाइमन, देखो ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ना अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग होती है। मान लो वो लाइमन सीरीज की बात कर रहा है, लाइमन सीरीज में अल्फा की वैल्यू 2, जो भी स्टार्टिंग वाले जो ये 4 होते हैं स्टार्टिंग वाले, n1 तो देखो 1 ही रहना है। n2 वाले जो होंगे, n2 वाले वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू होती हैं, ठीक है। जैसे आगे भी आप बात करेंगे। सेकंड सीरीज आती है बामर सीरीज, बामर सीरीज, ठीक है। बामर सीरीज के अंदर अगर कोई भी, बामर सीरीज के अंदर देखो n1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और n2 की वैल्यू कितनी होगी 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। मतलब सेकंड लेवल पे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से, अगर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ एनर्जी का लॉस करके कहाँ पहुंच रहा है, वो
सेकंड लेवल पे आ रहा है, या आप बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे आ रहा है, तो जो सीरीज मिलेगी अपने को, देखो कैसे भी थर्ड लेवल से भी अगर वो फर्स्ट पे इस पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पर ना देखो समझना बड़े आराम से, इस लेवल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था उसके पास, भाई साहब के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, एनर्जी लॉस करेगा तो सिर्फ यहीं पहुंचेगा। क्लियर है? इस लेवल वाला, इस लेवल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो जंप करके यहां आ सकता है या वो जंप करके यहां जा सकता है। अगर वो जंप करके फर्स्ट पे चला जाता है तो वो कौन सी सीरीज में चला जाता है? लाइमन सीरीज के अंदर। और अगर वो जंप करके यहां पर आता है, ठीक है, अब आगे देखना नंबर 2, इस लेवल वाले इलेक्ट्रॉन के पास तीन ऑप्शन है, वो या तो जंप करके यहां आ सकता है, या यहां से जंप करके यहां आ सकता है, या फिर यहां से जंप करके यहां आ सकता है। देखो यहां से जंप करके वो यहां आया था तो लाइमन सीरीज में, अगर किसी भी शेल से जंप करके अगर वो ग्राउंड पे पहुंचता है, ग्राउंड स्टेट पे पहुंचता है, तो बन जाता है वो लाइमन सीरीज का पार्ट, ठीक है। और अगर वो सेकंड्स के ऊपर आता है, सेकंड के ऊपर देखो, थर्ड से भी सेकंड पे आया, आगे फोर्थ एनर्जी लेवल से भी वो सेकंड पे आया, फिफ्थ से भी आगे सेकंड पे आया, ऐसे ऐसे बाकियों से भी अगर वो सेकंड इसके ऊपर आ रहा है, शेल के ऊपर सेकंड एनर्जी लेवल के ऊपर आता है, तो जो ये सीरीज मिली इसको बोला जाता है बामर सीरीज। कौन सी सीरीज? बामर सीरीज। और बामर सीरीज और ये जो मिला लाइमन, ये अपने को यूवी रीजन मिलता होता है, यूवी रीजन। क्लियर है? अच्छा समझ गए क्या ये बामर सीरीज? ठीक है। अब इस बामर सीरीज के अंदर जो वेवलेंथ का अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/n1 की वैल्यू क्या होगी? 2 से शुरू होगी। n1 की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है? 2 से शुरू हो रही है। और n2 की वैल्यू क्या रहेगी? 1/n2²। और n2 की वैल्यू क्या होगी? 3 4 5 6। 3 4 5 3 पुट करोगे तो इसकी आ गई, थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है ना। 4 पुट करोगे तो 4 से, सॉरी फर्स्ट मतलब समझ रहे हो ना, सेकंड वाला। ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू है अपने पास 3, ये बीटा की वैल्यू, ये गामा की, और ये डेल्टा की। क्लियर है? तो जब आपसे पूछेगा ना बामर सीरीज के अंदर अल्फा की वेवलेंथ निकालिए, अल्फा सीरीज की वेवलेंथ, तो अल्फा का मतलब क्या होगा कि आपको n2 की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 3 पुट करनी है। देखो n1 की वैल्यू तो बामर के अंदर फिक्स ही होगी, 2 है, और n2 की वैल्यू अगर अल्फा पूछ रहा है तो 3 पुट करनी है, और अगर बीटा पूछ रहा है तो 4 पुट करनी है, गामा पूछ रहा है तो 5 पुट करनी है। ध्यान रखना किस सीरीज के अल्फा बीटा की बात कर रहा है वो। ठीक है। अच्छा अब थर्ड आते हैं किसके ऊपर? पाश्चन के ऊपर। तो ये मैं रेज कर दूं, कर लिया राइट। पाश्चन सीरीज के अंदर क्या कहता है बेटे? ठीक है, पाश्चन सीरीज में नंबर 3 आ जाता है पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज के अंदर n1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और n2 की वैल्यू कितनी होगी? 4 5 6 7, इस वे के अंदर। क्लियर है कि कहां से कहां आ रहे हैं? 4 से आ रहा है वो थर्ड में, फिफ्थ से भी आ रहा है थर्ड में, आगे नेक्स्ट जो मिला, आगे जो नेक्स्ट मिलेगा 6th एनर्जी लेवल, ठीक है, उससे भी कहाँ आ रहा है वो? यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो सीरीज मिली अपने को, ये जो सीरीज मिलेगी इसको बोलेंगे क्या? पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज। क्लियर है ये बात? मतलब किसी भी एनर्जी लेवल से अगर वो जंप करके कहाँ पहुंच रहे हैं? थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर पहुंच रहे हैं, या फिर मैं बोल दूं सेकंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच रहे हैं, तो उस टाइम जो अपने को सीरीज मिलेगी वो मिलेगी पाश्चन सीरीज। देखो कहीं से भी अगर किसी भी एनर्जी लेवल से अगर ग्राउंड लेवल पे आते हैं तो लाइमन सीरीज, किसी भी लेवल से अगर वो सेकंड लेवल पे आ रहे हैं, ठीक है, तो बामर सीरीज। किसी भी हायर एनर्जी लेवल से वो कहाँ पे पहुंच रहे हैं सारे? कहाँ पे? थर्ड एनर्जी लेवल के ऊपर, तो मिलती है पाश्चन सीरीज। ठीक है, समझ गए। और पाश्चन के लिए वेवलेंथ 1/λ इज इक्वल टू क्या होगा? R1 1/r, और n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3², और n2 की वैल्यू आपके पास है ही, कितनी हो सकती है? 4 5 6 7 8 9। ठीक है। और इसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 4 से शुरू होगी, बीटा की वैल्यू 5, गामा की वैल्यू 6, और डेल्टा की वैल्यू 7। ये ध्यान रखना, अल्फा बीटा कई बार क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर।
ठीक है। तो ध्यान रखना पास्ट टेंस सीरीज का कि अगर किसी भी, मैं ये ना ओरली बता रहा हूँ, आपने यहाँ पर लिखना भी है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू थर्ड एनर्जी लेवल देन द सीरीज ऑब्टेन इज पास्ट सीरीज, देन द सीरीज यू ऑब्टेन इज पास्ट सीरीज। क्लियर है ये बात, यहाँ लिखना है, फिर आपने इसके बारे में ये लिख देना है, ठीक है। अच्छा नंबर 4 आते हैं अब ब्रैकेट सीरीज के ऊपर। ब्रैकेट सीरीज के ऊपर, ब्रैकेट सीरीज क्या थी, ठीक है। अच्छा ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 की वैल्यू कितनी होगी 4 और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। मतलब अब कहाँ आ गया, 5th से कहाँ पहुँच रहा है 4 पे, 6 से कहाँ पहुँच रहे हैं 4 पे, ऐसे अगर कोई 7 मिलेगा तो 7 से भी कहाँ मिल रहे हैं 4 पे पहुँच रहे हैं। तो ये जो सीरीज मिली ये कौन सी सीरीज होगी अपने पास, ब्रैकेट सीरीज। कौन सी सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। क्लियर है ये बात, ठीक है। 4 से जो मिलेगी ब्रैकेट सीरीज, तो इसके लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला 1/λ r इंटू 1/n1। n1 यहाँ पर क्या है 4 स्क्वेयर, और n2 की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी 5 से, n2 स्क्वेयर 5, 6, 7। और इसके लिए ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की, ये गामा की और ये डेल्टा की वैल्यू। क्लियर है, समझ रहे हो ना सारी बातों को। बोर ने सिर्फ 3 ही सीरीज के बारे में बताया था, पास्ट सीरीज के बारे में। 2 सीरीज की उसने प्रेडिक्शन करी थी कि इन फ्यूचर ऐसी मिलेंगी, और वाकई मिली थी। पास्ट और ब्रैकेट और फंड सीरीज बाद में मिली थी, ठीक है। इसलिए उसकी इस प्रेडिक्शन के ऊपर ही उसको नोबेल प्राइज भी मिला था बोर को, ठीक है। लास्ट में आती है कौन सी, फंड सीरीज। पी साइलेंट होता है बेटे यहाँ का, ठीक है। फंड सीरीज, फंड सीरीज के अंदर क्या होगा, हाँ जी अब तो कहानी समझ गए होगे आप। फंड सीरीज का क्या मतलब है कि n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। मतलब किसी भी एनर्जी लेवल से अगर वो कहाँ आ रहे हैं 5th एनर्जी लेवल के अंदर आ रहे हैं, किसी भी एनर्जी 6 से 5th में आगे, 7 से 5th में आगे, किसी भी आगे एनर्जी लेवल होगा, तो मान लो ये 7th एनर्जी लेवल है तो 7th एनर्जी लेवल से इसमें आएगा। तो ये जो अपने को मिलेगी, ये जो मिलेगी सीरीज, इसको आप क्या बोलते हैं, कौन सी, फंड सीरीज। फंड सीरीज, ठीक है। तो फंड सीरीज के लिए n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 7, 8, 9, इस वे के अंदर ये अल्फ़ा की वैल्यू, ये बीटा की, ये गामा की, ये डेल्टा की। और वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1, मतलब 5 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर, और n2 की वैल्यू 6, 7 इस वे के अंदर मिलती जाएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये जो रीज़न मिला था अपने को यूवी रीज़न मिला था, और ये जो अपने को रीज़न मिलेगा ये विजिबल रीज़न मिलेगा, विजिबल रीज़न। और इसके बाद जो ये अपने को रीज़न मिला ये इंफ्रारेड रीज़न मिलेगा, इंफ्रारेड रीजन। और इसकी वेवलेंथ देखो, जब वेवलेंथ चेंज होगी ना, अपन निकालोगे यहाँ से वेवलेंथ, तो वो किसकी मिलेगी आपको, यहाँ पर इंफ्रारेड की मिलेगी। और इसके अंदर बामर पास्चन के अंदर जो ये अपने को मिलेगी, यहाँ पर विजिबल रीजन की वेवलेंथ मिलेगी, जो विब ग्योर के नाम से आप याद करते हो ना, विब ग्योर से 4000 एंगस्ट्रोम से कहाँ जाएगी वो 8000 एंगस्ट्रोम तक जाएगी वेवलेंथ अपने को मिलेगी। अगर इस वे के अंदर मिल रही है तो वो अपने को विजिबल रीजन मिल रहा है, और उससे अगर ऊपर बन गई तो फिर वो इंफ्रारेड रीजन आ जाता है। क्लियर है ये सारी बातें आपको, ठीक है। कोई डाउट बेटे यहाँ तक? तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये सारी बातें, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर होगा बिल्कुल एक शॉर्ट लेक्चर, जो जिसके अंदर आप बात करेंगे बोहर मॉडल ऑफ एन एटम की लिमिटेशन क्या थी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऐसे सपोर्ट करने के लिए, ऐसी सारी चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। जो स्टूडेंट चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।